हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है डोनाल्ड ट्रंप की। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो मोबाइल फोन था, जो उन्होंने एक टाइम पहले अनाउंस किया था, उसके बाद उन्होंने पैसे भी लिए लोगों से, फिर अचानक वेबसाइट डाउन होती हुई दिखाई दी। वो फिर से रिवाइव होता हुआ दिखाई दे रहा है। नया मोबाइल का वर्जन रिलीज किया गया है, T1 फोन करके। पुराना वर्जन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, मतलब लोगों से पैसे भी ले लिए हैं, तो मतलब शायद ये वाला वर्जन ही अब लोगों को देखने को मिलेगा। प्राइस भी घटा दिया गया है, कंपनी ने प्राइस भी घटा दिए हैं। सबसे बेकार चीज तो मुझे पर्सनली ये लगी, हर जगह पे डोनाल्ड ट्रंप का नाम चल रहा है। फोन की बैक साइड पे भी, कैमरा की साइड पे भी और नीचे की साइड पे भी डोनाल्ड ट्रंप लिखा हुआ है। आगे के साइड पे भी, अगर स्क्रीन की बात करके चले, वहां पे भी ट्रंप मोबाइल लिखा हुआ है। स्पेसिफिकेशन वाइज भी ठीक ठाक कहानी लग रही है। बट भाई अब समझो, यूएस का प्रेसिडेंट फोन निकालने की बात कर रहा है। वो कह रहा है मेड इन यूएस फोन होने वाला है, ये कर देंगे वो कर देंगे, पैसे लोगों से एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, उसमें वेबसाइट डाउन हो जाती है। और ये बात को इतना टाइम हो चुका है, अभी तक फोन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। अब उसका नया वर्जन आ जाता है, भाई नया वाला वर्जन निकाल रहे हैं। वो भी कब रिलीज होगा पता नहीं, बट फिर भी अगर आपको एडवांस बुकिंग करनी है तो आप $100 दे के ले सकते हो। इंडिया के अंदर फ्रीडम करके फोन आया था, उन्होंने भी ऐसे पैसे कलेक्ट करे थे, फिर भाग गए थे। डोनाल्ड ट्रंप भागेंगे तो नहीं, बट वैसी वाली फील आ रही है। भाई बहुत टाइम से पैसे ले रखे हैं। अगर ये कोई और प्राइवेट कंपनी होती, अब तक तो पता नहीं क्या क्या हो चुका होता। बाकी जेपी मॉर्गन की बात करके चले तो उन्होंने $11.6 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया Q1 ऑफ 2026 के अंदर। देखो सिंपल सी बात, ये ईरान इजराइल वॉर के चक्कर में ना बहुत फ्लक्चुएशन आई है, उसके चक्कर में उन्होंने बहुत पैसा बनाया है। और मैं कहूंगा कहीं ना कहीं कोई संगठन तो बना ही हुआ है जो इत्तेफाक के ऊपर ट्रेडिंग करता है, क्योंकि वो इत्तेफाक अचानक ही होता है सैटरडे के टाइम पे और मंडे को उसका रिजल्ट दिखाई दे जाता है। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई ईरान वॉर क्लोज टू ओवर, मतलब सब कुछ खत्म होने वाला है। अब यहाँ पे कहानी समझो, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भाई ईरान झुक गया है, खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया, ईरान रुकता नहीं है, अटैक करता है। उसके बाद पीस टॉक के बारे में बात होती है, भाई सीज फायर होता है, सब कुछ रुकता है। सीज फायर रुकते ही इसराइल अटैक कर देता है। ईरान भी कहता है भाई ये तो गलत बात है, सीज फायर उसको खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद डिस्कशन होती है, यहाँ पे पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर डिस्कशन करी जाती है कि भाई अब सीज फायर करेगी, अब पूरा पूरा जो रीजन है वहां पर सीज फायर रहेगा, वहां पर कोई कुछ पंगा नहीं करेगा, बट ये कंडीशन है, ऐसा 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 होना चाहिए। ईरान वाले मानते नहीं, वो बात खत्म हो जाती है। अब फिर से डिस्कशन होने वाली है। पहले तुमने डिस्कशन करी, बात को माना नहीं, अब वही डिस्कशन होने वाली है और अब कह रहे कि डिस्कशन हमेशा सही हो जाएगी। मतलब देखो, ईरान का कहना है कि उनको जो यूरेनियम का एनरिचमेंट है उसके ऊपर काम करना है, मतलब वो न्यूक्लियर के ऊपर काम करना चाहते हैं। पर यूएस चाहता है वो ना करे, वो तो 25 साल के सैंक्शंस लगाने की बात करे, 25 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते। ईरान इस बात को मान नहीं रहा। तो ये दोनों जो बातें है ना, आपस में बीच का रास्ता निकलने वाली बात नहीं लगती है। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छी बात बोल दी है, इस चक्कर में इस होप्स के ऊपर मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई दी है। आज मार्केट की बात करके चले, ऊपर जाती हुई दिखाई दी है, बहुत अच्छे लेवल पे सब कुछ बढ़िया जाता हुआ दिखाई दिया है। अब कल पीस टॉक्स होगी, उसके बाद पता लगेगा भाई बेचते हो गई, फिर मार्केट नीचे चली जाएगी अगले दिन। आप समझो किस लेवल पे हो सकता है कि ये मैनिपुलेशन हो रही हो। कई लोगों को पता है ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अपने दोस्तों को बता के कुछ भी किया जा सकता है। तो मुझे लगता है ये इत्तेफाक नाम का एक संगठन चल रहा है जो कि ये सब कुछ हैंडल करता है। और जेपी मॉर्गन का डेटा भी बता रहा है कि भाई उनका भी रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बाकी भाई वीडियो में पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को तो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। और भाई कई लोग कह रहे हैं कि प्लीज उस न्यूज को सुबह डाला करो, हमारा टाइम खराब हो। देखो मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, एडिट भी अभी हो रही है, और मैं उसको शाम को डालूं सुबह डालूं, न्यूज तो वही आनी है। अगर आपका रूटीन खराब हो रहा है तो आप सुबह ट्राई करके देख लो। देखो मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ, एक हफ्ता ही दो मुझे ना, एक हफ्ता मैं ट्राई करके देख रहा हूँ। क्योंकि देखो क्या था, पिछले कुछ टाइम से हमारी ऑडियंस नहीं बढ़ रही है, हम वही 30,000 के मार्क के आसपास बैठे हुए हैं। अब मैं ट्राई करके देख रहा हूं कि अगर मैं पीक आवर्स की तरफ जाऊं, हम कोशिश यही कर रहे हैं इसको 7 बजे तक के आसपास, जितना क्लोजर 7 बजे से हो सकता है उतना क्लोजर लेके जा पाए। तो मेरा आइडिया ये है कि इसको 7 बजे के आसपास हम न्यूज को डालें, ताकि हमको 7 से जो 10 बजे का पीक ड्यूरेशन टाइम होता है, मैं उसको कैपिटलाइज कर पाऊं। बहुत बार ऐसा होता है मैं न्यूज शूट करके बैठा होता हूं और फिर बाकी लोग डालते हैं उस न्यूज को, और मान लो उन्होंने 10 बजे न्यूज को डाला और वो 12 बजे तक भाई 5 लाख पे पहुंच चुकी है। अगले दिन सुबह मेरी न्यूज आ रही है, मेरी तो वो न्यूज पुरानी हो गई ना। तो मुझे लगता है कि अभी ये वाला तरीका बेटर है। जैसे अभी मैं बात करके चलूं तो 6:01 हो रहा है, ठीक है, 6:01 जस्ट हो रहा है। अब देखना वीडियो कितनी देर में लाइव हो जाएगी, थंबनेल टाइटल एडिट के साथ तो साथ में।
इतना ही हम एफिशिएंट है, तो इतनी जल्दी मैं न्यूज़ डिलीवर कर सकता हूँ होने पे। बाकी हमारी गवर्नमेंट प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड रखने वाली है गैसोलीन, डीजल और एलपीजी के लिए। मतलब एक स्पेसिफिक फंड को अलॉट कर दिया जाएगा ताकि जो ऑयल के प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे। अभी के टाइम पे भी उतने फ्लक्चुएट नहीं करे ग्लोबल लेवल के ऊपर जितने करे। यहाँ पे कंपनियां ही सारा का सारा लॉस ले रही है। शायद ये जो फंड रखा जाएगा यहाँ पे कंपनीज को भी रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा है कि जो कंपनीज हैं उनको अपना एलपीजी स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जो बफर रखा हुआ है उससे ऊपर रखना पड़ेगा। मतलब अगर कल को फ्यूचर में ऐसे कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है जैसे अभी हो रहा है तो दिक्कतें ना आए। इसके अलावा गवर्नमेंट एथेनॉल ब्लेंडिंग को 21% पे ले जाने का प्लान कर रही है। E20 का टारगेट था 2030, वो अभी अचीव कर लिया गया है और अब E21 पे जाने की बात करी जा रही है क्योंकि इथेनॉल की प्रोडक्शन हो गई है। उसको ऑयल में ब्लेंड करके हम ऑयल की डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। 1% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। मतलब ऐसे नरेशन वाली बातें हो सकती है, बट भाई जिनका इंजन कैपेबल नहीं है इन सारी चीजों की, उनका इंजन जल्दी बोल जाएगा ना, वो भी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे अभी मुझे लगता है दिल्ली गवर्नमेंट में क्लियर कर दिया गया है, ये खबर पहले भी निकल के आई थी कि भाई अब टू व्हीलर्स पेट्रोल वाले नहीं मिलेंगे। अभी से नहीं, उन्होंने एक डेडलाइन दे दी है। हो सकता है फ्यूचर में वो डेडलाइन एक्सटेंड भी होती हुई दिखाई दे, बट एक क्लैरिटी है ना कि भाई फ्यूचर में पेट्रोल वाला स्कूटी नहीं लेनी है, स्कूटर नहीं लेना है। इससे बढ़िया मेरे को इलेक्ट्रिक ही ले लूं मैं आज के टाइम पे, क्योंकि फ्यूचर नॉर्म यही रहने वाला है। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म स्कूटी या व्हीकल रखने का सोच रहा हूं तो मैं क्यों रिस्क लूं। सिमिलरली गाड़ी के अंदर भी ऐसा कुछ नॉर्म पहले से ही हो जाता ना। जो एक्सपेक्ट करके बैठा E20 2030 तक आएगा, उसने अपनी गाड़ियां उस हिसाब से प्लान करी होगी भाई। उस बेचारे के तो फंस गया ना सारा का सारा लपेटे के अंदर। देखो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास ईवी गाड़ी है, बट नुकसान तो लोगों का ही है ना। बाकी रशियन ऑयल के इंपोर्ट की बात करके चले तो मार्च के महीने में 3 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 5.3 बिलियन यूरो का हमने इंपोर्ट किया भाई। फरवरी के अंदर 1.4 बिलियन यूरो इंपोर्ट किया गया था। रेट तो बड़े हैं, बट हमने दबा के मंगाया भी है। और आप कह सकते हो कि 28 फरवरी के बाद में ये वॉर वाला सीन हुआ, उसके बाद में हमको अपॉर्चुनिटी लगी कि हमको रशिया से ऑयल लेना चाहिए। फरवरी के अंदर हमने रशिया से ऑयल लेना कम कर दिया था, मतलब ऐसा न्यूज़ कहती है, बट हमने वहां पे कम कर दिया फरवरी में। अब मार्च में हमने फिर बढ़ा लिया और बहुत ज्यादा बढ़ाया, जो कि एक अच्छी चीज ही है, हमको सस्ते में मिल रहा है। चाइना ने तकरीबन 51% रशिया का जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट था ना मार्च के महीने के अंदर, वो अपने पास रखा था। इंडिया ने 38%। फिर आता है भाई टर्की 6% के ऊपर, यूरोपियन यूनियन 1.8%। यूरोपियन यूनियन ही रहा ना जो रशिया को कह रहा था भाई तुमने गलत किया, तबाही की है, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, और अब वो भी ले रहा है। बाकी रशिया के जो फ्यूल एक्सपोर्ट है उसका रेवेन्यू 2 गुना होता हुआ दिखाई दिया मार्च के महीने में, $19 बिलियन पे पहुंच गया। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हुई है, एक तो इंपोर्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिया, दूसरा प्राइसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। बाकी यूएस की बात करके चले तो 50% से ज्यादा डेटा सेंटर 2026 में प्लान करे गए हैं, वो आइदर डिले हो जाएंगे या फिर कैंसिल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। यूएस का जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का सपना है वो इसी डेटा सेंटर्स के ऊपर अप्लाई कर रहा था, और अगर वो डिले होते हैं, कैंसिल होते हैं, बड़ी बात है। रीजन क्या है? पहली, पावर वाला सॉल्व नहीं हो पा रहा। आपको डेटा सेंटर्स को रन करने के लिए पावर ग्रिड से कनेक्ट करना पड़ेगा, उतना पावर सप्लाई होना चाहिए, उतना भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तैयार। दूसरा, सप्लाई चेन का इशू आ रहा है। अभी इस टाइम पे हम देख रहे हैं सिलिकॉन की चिप की शॉर्टेज आ जाती है, कभी कभी रैम की शॉर्टेज है, कभी कुछ है कुछ है, तो उसके चक्कर में वो सप्लाई नहीं मिल पाएगी तो आप डेटा सेंटर नहीं बना पाओगे। तीसरा, वहां के लोकल परमिट्स भी इतनी आसानी से नहीं मिल रहे। हर स्टेट वाला चाहता है कि भाई मेरे यहाँ पे ना आए, मेरे यहाँ पे पॉल्यूशन ना करो, कहीं और जाके करो, मेरे यहाँ पे मत करो। हमने लपास टेक के अंदर बात भी करी थी कि भाई जिस जगह पे डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं उसके आसपास के किलोमीटर्स तक टेम्परेचर राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है एनवायरमेंट के अंदर। बाकी टाटा ग्रुप की बात करके चले तो 1500 करोड़ और इन्वेस्ट कर रहे हैं आईफोन की प्रोडक्शन के अंदर। अभी जो इनकी ऑथराइज शेयर कैपिटल है उसको बढ़ाया गया है, दिस मींस पैसा इन्फ्यूज किया गया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करके चले तो उनका मेजर जो अभी दिमाग लग रहा है वो आईफोन बनाने के ऊपर लग रहा है। इन्होंने 66,206 करोड़ का कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग इनकम रिपोर्ट की थी फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। जहां इनको पहले 825 करोड़ का लॉस हुआ था, वो घट के 69 करोड़ पे आ गया। तो कहीं ना कहीं स्केल के साथ में मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं और ये बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी पैसा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी अभी बहुत सारी चीजें हमारे देश के अंदर हो रही है। एक तो भाई ये लेबर वाला कलेश शुरू हो गया है, नोएडा के अंदर देख लिया, बहुत सारी वीडियोज आ रही है, सरफेस कर रही है। क्या है ये भाई? क्या पॉलिटिकल कुछ सीन है? क्या है ये? पता नहीं भाई। मतलब मुझे लगता है कि एक जगह पे देखा जाए तो डिमांड ठीक भी है। वो कह रहे हैं कि हमारी जो फिक्स इनकम है उसको 18,000 रुपये कर दो, हमारे पैसे बढ़ा दो। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, बट जो किया जा रहा है, गाड़ियां तोड़ी जा रही है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये भी सही नहीं है। देखो मैं इन चीजों में थोड़ा सा वो मान लो डिक्टेटर वाली सोच रखता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब सबके पास आधार कार्ड है ही, अगर किसी के कोई भी ऐसी वेंडलिज्म वाली हरकतें करता हो पकड़ा जाता है, या कुछ भी करता हो पता लग जाता है, तो उसके आधार में वो चीज अपडेट हो जानी चाहिए। मतलब अगर किसी पे कोई एफआईआर चल रही है, कुछ भी चल रहा है ना, उसके वो आधार में अपडेट हो जाए। तो अब कोई भी आधार वेरिफिकेशन करना चाहता है, उसके आधार के क्यूआर पे स्कैन मारे, उसके बाद सारी डिटेल्स आ जाएगी। अब अगर आपको किसी इंप्लॉय को हायर करना है, उसका आधार लो, क्यूआर कोड पे स्कैन मारो या आधार नंबर भरो, आके उसका सारा बायोडाटा आ जाएगा। अब अगर किसी इंप्लॉय ने ऐसा वेंडलिज्म किया होगा कि आप उसको रखना चाहते हो नहीं रख चाहते, आपकी चॉइस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज के ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए, जहां पर थोड़ी सी एम्प्लॉयर की सिक्योरिटी भी बढ़ती है, एम्प्लॉय के लिए भी बेटर है ना, कि आप एक ऐसी कंपनी में काम करोगे जहां पर आप दूसरों को वेरीफाई भी कर पाओगे आराम से। और सच्चाई मैं आपको बता देता हूँ भाई, सच्चाई ये है कि ये जो वेंडलिज्म वाली हरकत हुई है ना, टेक्नोलॉजी बहुत बुरा हाल करने वाली है। अभी तक हम सॉफ्टवेयर की बात करते थे कि भाई सॉफ्टवेयर ब्लू कॉलर जॉब जा रही है, जा रही है, वो जा रही है। अगर इस टाइप की हरकतें होगी, आप खुद सोचो, एक बंदा फैक्ट्री लगा रहा है, हम टाटा ग्रुप की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, अब इनके पास हजारों में एम्प्लॉइज है, अब वो प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं, ये सब कुछ करने लग जाते हैं, वैंडलिज्म करते हैं, इनका लॉस होता है डेली बेसिस ऑपरेशन ना करने की वजह से। वैंडलिज्म होता है उसकी वजह से लॉस होता ही है, वो तो छोड़ ही दो, ऑपरेशन का भी लॉस है, अगर वो कुछ नहीं करते तो भी लॉस है। अब कंपनी को पता लगता है कि भाई जब हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसके अंदर 10% एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा दी जाए, तो भाई हमारा पूरा सिस्टम डार्क स्टोर, डार्क फैक्ट्री टाइप्स बन जाएगा। मतलब इंप्लॉय की जरूरत ही नहीं है, जहां 20,000 इंप्लॉयज काम करते हैं, वहां अब हमको 500 इंप्लॉयज में काम हो जाएगा। आप समझ रहे हो? और ये हो रहा है चाइना के अंदर, डार्क फैक्ट्रीज चल रही है। जिस तरीके से रोबोटिक्स, एआई, ये सब कुछ बढ़ रहा है ना, बहुत सारे इंप्लॉयज हो गए जो ऑटोमेशन की तरफ जाना प्रेफर करेंगे। तो इंडिया एक बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत ही अच्छी लेबर क्वालिटी इंडिया में मिलती है अच्छे रेट के अंदर, इसलिए इंडिया को बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि भाई रोबोट आके इंडिया का क्या बिगाड़ेगा, क्योंकि रोबोट का खर्चा इतना आएगा, इससे बढ़िया तो इंडिया का लेबर मिलता है। आप समझो, आज के टाइम पे एक रोबोट, अभी मैं कहता हूं कि उस लेवल के नहीं है, पर 18 लाख रुपए में रोबोट आ रहे हैं जो ठीक ठाक काम, बर्गर असेंबल कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। अब 18 लाख रुपए आपको ज्यादा लग रहे हैं, 18 लाख रुपए को किस्त में करवा लो। अगर आप 20 साल की किस्त कराते हो तो 18,000 रुपए महीने की किस्त निकल के आती है, मोटा मोटी मांग के चलो। अब आप एक लेबर हायर करोगे जो 24 घंटे काम नहीं करेगा, जो कुछ भी हरकत कर सकता है, वर्सेस एक रोबोट हायर करोगे, वो भाई 24 घंटे काम करेगा आपके लिए, और वो ये सैलरी हाई, ये चीजें नहीं मांगेगा। अपॉर्चुनिटी समझ रहे हो, अपॉर्चुनिटी डिफरेंस कितना बड़ा बन रहा है। तो देखो, मुझे लगता है पैसा राइज मांगना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेहनत कर रहा है उसका जस्टिफिकेशन है भाई वो, बट जिस तरीके से किया जाता है ना, उस तरीके से फिर लोग डरने लग जाते हैं। लोग कहते हैं भाई ये थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं ना, मैं अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी ज्यादा रखूं। लोग ऑफिस में घुस के शीशे तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि इंसान इतना नीचे चला गया है, मुझे लगता है कि कोई बड़ा ड्रिवन एजेंडा है, पता नहीं। बाकी ध्रुव राठी जी वीडियो डालेंगे जल्दी, उसके अंदर बताएंगे वो कि ये बीजेपी जान करके करा दी है, ऐसे कुछ बोल देगा भाई, वो कर भी देता हो। बाकी इंडिया के जेम और ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स की बात करके चले तो मार्च के महीने के अंदर 35% वो घटते हुए दिखाई दिए। उससे पिछले साल की बात करके चले तो भाई 16.66% राइज आता हुआ दिखाई दिया था। अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करके चले तो 3.32% का डिप देखने को मिला है। ये डिप देखा जाए तो थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था, जिस तरीके से दुनिया ट्रांजिट करी है, गोल्ड के प्राइस वगैरह बढ़े। बट अगर हम करेंसी लेवल पे बात करके चले तो भाई पॉजिटिव में, ओवरऑल ग्रोथ पॉजिटिव है। 0.93% का इंक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि हमारी करेंसी भी तो बहुत तेजी से घटती हुई दिखाई दी है। बाकी अर्बन कंपनी की बात करके चले तो उनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू 165 रुपीज के ऊपर पहुंच गई भाई। मेरे हिसाब से हाउस हेल्प वाली कैटेगरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू मेरे हिसाब से ज्यादा होगी। हाउस होल्ड कैटेगरी के अंदर 165 रुपीज इज अ गुड नंबर। अगर मैं प्रोंटो की बात करके चलूं तो वो 120 से 125 के बीच में, स्नैपडिट वाले 120 से 130 के बीच में। अर्बन कंपनी ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर लेके बैठा है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करके चले तो स्नैपडिट बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैं दिल्ली में रोहिणी में रहता हूं, तो यहाँ पर अभी प्रोंटो ही अवेलेबल थी और कोई नहीं था। फिर हमने सर्च मार के देखा, हमको और भी कंपनीज पता लग रही है भाई, नई नई कंपनीज बनती हुई दिखाई दे रही है। बिजनेस मॉडल बिल्कुल क्लियर है ना, अगर आप देखो तो आपको एक एम्प्लॉय हायर करना है मंथली बेसिस के ऊपर, उसको ट्रेनिंग देनी है, स्टैंडर्डाइज करना है, और उसको कहना है कि भाई देखो इतने घंटे काम करना है। आपको एक डिलीवरी राइडर रखना है, मतलब बाइक राइडर रखना है, वो उनको छोड़ के आएगा, लेके आएगा।
अब आपने 10 लोग हायर कर लिए, आपने मार्केटिंग करी क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे ना, तो मार्केटिंग आराम से भी करोगे तो भी काम हो जाएगा। तो लोग ऑर्डर कर रहे हैं, आप उनको भेज रहे हो, उन्हीं को रोटेट करा रहे हो और वहीं से मार्जिन बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। अभी प्रॉफिटेबल नहीं है बिजनेस अगर ओवरऑल लेवल पे बात करके चले, पर जिस तरीके से कैटेगरी बढ़ रही है ये बहुत बढ़िया निकलेगा भाई। मतलब मोटी मोटी फंडिंग मिलने वाली है इसमें, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। हो सकता है आपकी परमानेंट काम वाली ना हटाए, बट आपके घर में अचानक मेहमान आ गए हैं, उसके मेहमान चले गए, पूरा गंदगी हो रखी है, आपने ऑनलाइन बुलाई, उसने घर की सफाई वफाई करी, सब कुछ सेट किया, बर्तन मांज के चली गई। ये कितनी कन्वीनियंट चीज़ है। काम वाली मना करती है, आज मैं नहीं आऊँगी, मैं गाँव जा रही हूँ, आप कहो जाओ, कोई टेंशन नहीं है, हम यहाँ से बुला लेंगे। अभी के टाइम पे तो रेफरल बहुत सारे तरीकों से डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, बट मैं कहता हूँ भाई ₹250 भी ले लो तुम। बहुत सारे लोग ₹250 भी दे देंगे घंटे के, क्योंकि जिनको वंस इन अ वाइल्ड टाइप्स बुलाना है। बाकी कंपनी का बिज़नेस मॉडल मंथली बेसिस के ऊपर ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। बाकी हमने मंथली बुक करा के देखा था इनसे, तो कभी-कभार तो छुट्टी भी है भाई, मतलब वो कहते हैं अवेलेबल नहीं है। आपने मंथली पैसे इसलिए दिए थे ताकि आप मंथली की टेंशन भूल जाओ, बुक करा के छोड़ दो। रोज़ अलग-अलग आते हैं इनके, मंथली बुक कराने के बाद भी। और कभी-कभार छुट्टी भी है, मतलब कभी-कभार क्या है कि आज कोई अवेलेबल नहीं है, आज नहीं मिलेगा आपको, बाद में देख लेना। बाकी पेटीएम की म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो है वो 50% को क्रॉस करती हुई दिखाई दी है। इस टाइम पे इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर कलेक्टिवली पेटीएम को ओन कर रहे हैं भाई, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग कम हो गई है। इंडिया वाले ही फंस रहे हैं भाई, फंस ही रहे हैं, बता रहा हूँ मैं। मैंने एक बहुत टाइम पहले वीडियो बनाई थी आईपीओ मोबाइल के ऊपर, उसको देखना, आपको समझ में आएगा क्या कहानी होती है। बाकी म्यूचुअल फंड ने एचडीएफसी बैंक के अंदर भी अपने स्टेक्स को बढ़ाया है। दिसंबर के एंड के अंदर 26.66% की होल्डिंग 29.54% के ऊपर जाती हुई दिखाई दी। फॉरेन इन्वेस्टर छोड़ के गए हैं, पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेशन किया है म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर देखा जाए तो। बाकी इन्वेस्टर्स ने 2.95 लाख करोड़ रुपीस डेट म्यूचुअल फंड से मार्च के महीने के अंदर निकाले हैं। मतलब एक्सपेक्टेशन ये है कि वहां से निकाल के इक्विटी के अंदर डाले गए होंगे, या कई लोग सालाना प्रॉफिट रिडीम करना चाहते होंगे, उन्होंने किया होगा। बाकी जैसे मार्केट अभी फ्लक्चुएट करती है ना, अगर आप लमसम इन्वेस्ट करने का सोचो, ऐसा भी कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लमसम कर रहे हो तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी रुक जाना चाहिए, डेट के अंदर इन्वेस्ट करो। डेट एक बेटर ऑप्शन है अभी के लिए, क्योंकि पता नहीं भाई कोई भी चीज कहीं पे भी भाग रही है। जैसे अगर आप मार्केट की बात करके चले तो सेंसेक्स 1264 पॉइंट्स ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। सब कुछ भागा है भाई, 1.5% निफ्टी ऊपर गया है, निफ्टी स्मॉल कैप भी 2.4% के आसपास ऊपर गया है, मिड कैप भी 2.3% के आसपास ऊपर गया है। और ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई सब कुछ सही हो रहा है। और हो सकता है कल बोल रहे ईरान पागल है भाई, मान नहीं रहा मेरी बात को, अब देखो मैं इसके साथ क्या करूंगा, मैं इस पे न्यूक्लियर बम फाड़ूंगा, फिर मार्केट नीचे जाएगी, फिर वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।